नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। चुनाव करीब आते जा रहे हैं और देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा रही है। आए दिन पार्टियों और नेताओं का आवागमन जारी है। टिकट देने और काटने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बसपा ने ऐलान किया है कि वो बाहुबलियों को टिकट नहीं देगी। गौरतलब है कि चुनावों में अक्सर नेताओं की पृष्ठभूमि पर सवाल उठते हैं। यूपी पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सांसद हैं। वहां से 31 सांसदों पर आपराधिक केस हैं, 22 सांसदों पर गंभीर आरोप हैं। 2014 में 28 सांसदों पर थे आपराधिक मामले। और अगर हम अब विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो यहां पर 403 सीटें हैं। गंभीर मामले वाले दागी विधायक 143 हैं। बीजेपी के 114 हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। बीजेपी के 83 विधायकों पर गंभीर आरोप हैं। समाजवादी पार्टी के 47 विधायकों में से 14 पर आपराधिक मामले हैं। बसपा के 19 विधायकों में और 5 हैं जो इनमें उन पर आपराधिक मामले हैं। तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने बाहुबली एमएलए मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी पार्टी बाहुबलियों को टिकट नहीं देगी। मुख्तार अंसारी का टिकट कटते ही असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें अपनी पार्टी का टिकट ऑफर कर दिया है। यूपी में एक माफिया एमएलए मुख्तार के नाम पर हो रही सियासत के मायने क्या हैं, बता रहे हैं कमाल खान। मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ यूपी में कुर्की जब्ती की ऐसी मुनादियां ही कम नहीं थीं कि अब मायावती ने विधानसभा टिकट काटने की मुनादी कर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि बीएसपी का आगामी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फौरन ही मुख्तार को टिकट ऑफर कर दिया। मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। यूपी में योगी की सरकार बनने के बाद मुख्तार, उनके रिश्तेदारों और उनके करीबियों पे सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक मुख्तार गैंग के 248 लोगों पे कार्रवाई हुई। 222 करोड़ से ज्यादा की जायदाद जब्त या गिराई गई। मुख्तार गैंग पे 121 मुकदमे दर्ज कर 160 को जेल भेजा। गैंग के 163 लोगों के असलहों के लाइसेंस जब्त हुए। 110 पे गैंगस्टर, 41 पे गुंडा एक्ट, 6 पे एनएसए लगा। गैंग के 37 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई। लेकिन मायावती के इस फैसले से लोगों को हैरत हुई, क्योंकि मुख्तार को 2017 में पार्टी का टिकट देते वक्त मायावती ने खुद कहा था कि उनके ऊपर मुकदमे सियासी रंजिश में किए गए हैं। अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है, जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की है। मायावती पहले भी कई बाहुबलियों को पार्टी में ले चुकी हैं। वो कहती हैं कि वह उन्हें सुधरने का मौका देती हैं। 2004 में बाहुबली डीपी यादव को पार्टी में लेते वक्त उन्होंने राजा भैया को चुनौती पेश की थी। श्री मुलायम सिंह यादव के पास श्री राजा भैया जैसे लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए श्री डीपी यादव फिर से अपने घर में वापस आ गए हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार का पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ और बलिया जिलों की करीब 1 दर्जन सीटों पर असर रहा है। मुख्तार पिछले 25 सालों से चुनावी राजनीति में हैं। मुख्तार अंसारी 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में 5 बार विधायक बने हैं। 4 चुनाव वो जेल से जीते हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी 1985, 1989, 1991 और 1993 में 4 बार सीपीआई से एमएलए, 1996 में समाजवादी पार्टी से एमएलए, 2004 में समाजवादी पार्टी से एमपी और 2017 में बीएसपी से एमपी बने हैं।
मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबकतुल्ला 2007 और 2012 में विधायक रहे हैं। दरअसल सियासत में अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं होता है, उसका स्टेटस वक्त के साथ बदलता रहता है। कब वो अपराधी है कब वो नहीं है, इससे तय होता है कि किस वक्त वो किस पार्टी या सत्ता के साथ में है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, जो ये मायावती का मन बदला है, वो कह रहे हैं बाहुबलियों को नहीं लेंगी, इसके पीछे क्या सियासी मायने देखे हम? देखिए, ऐसा है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जैसा आपने इस रिपोर्ट में देखा कि उनके परिवार, उनके करीबी, उनके रिश्तेदार, दूर दराज के रिश्तेदार और उनका जो गैंग है, जो पुलिस ने जिसको गैंग घोषित किया है, उसके अलावा भी बहुत लोगों के खिलाफ, 250 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तमाम इमारतें गिरा दी गई हैं, बुलडोज कर दी गई हैं, जेल में वो बंद हैं। तो जिस तरह से कार्रवाई हुई है और उसका प्रचार हुआ है, उससे उनकी एक नेगेटिव इमेज बनी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके ज़रिए पोलराइजेशन में भी मदद मिलती है, इसके ज़रिए एक पोलराइजेशन की भी कोशिश हुई है। तो मायावती अब ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में जोड़ना चाहती हैं, कुछ इस तरह की राजनीति वो दिखाना चाहती हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से उन्होंने इसका फैसला लिया। और दूसरा, मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं, अभी थोड़े वक्त पहले जो सिबकतुल्ला हैं, 2 बार के MLA रहे हैं, वो अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। हो सकता है ये भी एक वजह रही हो सकता है कि मुख्तार का परिवार और उनके लोग समाजवादी पार्टी से कुछ करीब हो रहे हों इस वक्त में, एक ऐसे वक्त में जब सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है और उनको शायद कुछ मदद की ज़रूरत होगी। हो सकता है ऐसी कोई बात मायावती को पता चली हो जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया। बिल्कुल कमाल, और इससे जो अब राजनीतिक समीकरण है उस पर क्या असर पड़ेगा अगर मायावती का ये रुख रहता है और चुनावों के बाद के जो हम देखते हैं समीकरण, क्या मायावती का झुकाव बस बीजेपी की तरफ जा सकता है, या किस तरह से देखें, क्या वो अपनी गोटियां बिठाने की बचाने की कोशिश में है मायावती? देखिए, मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, जिनमें से 3 बार वो बीजेपी की मदद से बनी है। 1996 में उन्होंने प्री पोल अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन अगले साल जब सरकार बनाई तो वो बीजेपी के साथ सरकार मिलकर के बनाई। पिछले तकरीबन 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उनको बीजेपी को भी वोट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो वो करेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो ये अभी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि चुनाव के बाद मायावती क्या करेंगी, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले तक उनका बीजेपी के ऊपर जो रुख था वो बहुत नर्म था। उनके ट्वीट्स सिर्फ राय देने वाले होते थे, ऐसा नहीं होता था कि समाज में इतनी तरह की समस्याएं हैं तो विपक्ष के तौर पे वो कहीं हमलावर नज़र आ रही हों। अभी वो चुनाव के पहले हमलावर नज़र आई हैं, खास करके तब जब 23 जुलाई को सतीश मिश्रा ने शुरुआत की है ब्राह्मण सम्मेलन की अयोध्या से। तो चुनाव के बाद वो क्या करेंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश से ही अगली खबर भी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। लखनऊ में प्रियंका गांधी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी मंथन में जुटी हुई हैं और हर गांव में कांग्रेस अभियान की जिलावार समीक्षा की बात भी हो रही है। उधर यूपी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के यूपी आने के मौके पर एक प्रोमो भी जारी किया है। इस प्रोमो में प्रियंका को यूपी की उम्मीद बताया गया है। अपने 5 दिवसीय इस राज्य के दौरे पर 2 दिन प्रियंका गांधी लखनऊ में रहेंगी और उसके बाद प्रियंका अमेठी और रायबरेली जाएंगी। और इसी पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। उत्तर प्रदेश में जिस तरह जंगल, कांग्रेस दफ्तर में हर तरफ भीड़ है, लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियों करने के लिए यहाँ पे प्रियंका गांधी मौजूद हैं। कांग्रेस ऑफिस के अंदर उनकी मीटिंग चल रही है। ऊपर ये कांग्रेस का दफ्तर है बहुत पुराना, जहाँ पे प्रियंका गांधी मीटिंग ले रही हैं। उन्हें बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज तय करनी है, उम्मीदवारों के बारे में
जानकारियां करनी है, उनका चुनाव करना है और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके स्ट्रैटेजीज बनानी है। एक स्ट्रैटेजी ये बनी है कि एक प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें कांग्रेस के लोग 12,000 किलोमीटर का सफर करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, गांवों में जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी बरेली में वो गुजारेंगी, जहां बहुत सारे गांव में जाएंगी, लोगों से मुलाकात करेंगी और वहां भी संगठन की मीटिंग करेंगी। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों की। किसानों की नाराजगी देखते हुए केंद्र सरकार के बाद पंजाब और अब हरियाणा में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया है। जाहिर है इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी गन्ने पर राज्य समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाराज किसानों का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने यहां तक कह दिया है कि गन्ने का समर्थन मूल्य अगर 100 रुपए बढ़ाया जाता है तो वो योगी आदित्यनाथ को नंबर 1 मुख्यमंत्री मानेंगे। 100 रुपए के आसपास बढ़े, 80 रुपए से ऊपर बढ़ने चाहिए। अच्छा, हाँ, तो फिर हम इनका भी नाम लेंगे भाई। योगी जी ने सबसे ज्यादा गन्ने का रेट बढ़ाया। अच्छा, और ये कम बढ़ाओगे तो फिर योगी जी भाई कम पे रहेंगे। अब फर्स्ट नंबर पाना है तो 80 से ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, और अगर सेकंड पाना तो भाई 50 से ऊपर बढ़ा ले। अगर बिल्कुल थर्ड पे रहना है तो फिर 40 से नीचे बढ़ा ले। अब कौन से पे रहना हो तो तय योगी जी को करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर 100 रुपया योगी जी बढ़ाते हैं तो वो योगी फर्स्ट रहेंगे। अच्छा, तो आप लोग जो है वो मुंह मिठा करवाने जाएंगे, मतलब लखनऊ बधाई देने आए। जब फर्स्ट कह दिया तो फर्स्ट कहेंगे, और थर्ड पे रहना है, फर्स्ट पे रहना तो योगी जी बताएंगे। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ गन्ना किसान हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन गन्ना किसानों को खुश करने की कोशिश सभी की रही है। गन्ने के राज्य समर्थन मूल्य पर अगर नजर डालें तो बीएसपी के कार्यकाल में गन्ने का समर्थन मूल्य 115 रुपए बढ़ा, सपा के कार्यकाल में 65 रुपए बढ़ा, जबकि बीजेपी ने 4 साल में केवल 10 रुपए बढ़ाया। जबकि किसान इस बीच डीजल, बिजली और खाद के दाम बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने जब गन्ने का समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ाया था, तब किसान संघर्ष समिति के तमाम सारे किसान कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुंह मीठा कराते हुए दिखे थे। इसकी फोटो भी काफी वायरल हुई थी। अब देखना यह है कि क्या इसी तरीके का कदम उत्तर प्रदेश सरकार भी उठाती है या नहीं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में। इनकम टैक्स विभाग ने आज दक्षिण दिल्ली में न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल के दफ्तर पे सर्वे किया है। इनकम टैक्स के मुताबिक टैक्स से जुड़े मसले में दोनों कंपनियों के दफ्तर में सुबह से ही इनकम टैक्स के अधिकारियों ने सर्वे किया है। कंपनी के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास। सौरभ, क्या डिटेल्स और मिल पाई हैं सर्वे पर? हाँ, देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त निधि न्यूज़ लॉन्ड्री के ऑफिस में मौजूद हैं और आप को यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ पूरा तरीके से सन्नाटा है। अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। लगभग जो हमारी जानकारी के मुताबिक 11:30 से 12 के बीच में ये लोग यहाँ पर आए थे। लगभग 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और ये सर्वे यहाँ पर चल रहा है। और जो न्यूज़ लॉन्ड्रीज़ के एम्प्लॉई हैं, जो इस वक्त फील्ड में हैं, जो उस वक्त ऑफिस में नहीं हैं, उनके मुताबिक जिनसे हमारी बात हुई है कि वो अंदर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं जो उनके बाकी कलीग्स हैं। बाकी हमने यहाँ पर देखा है कुछ इनकम टैक्स के अधिकारी बाहर भी आए थे। हमने जो यहाँ के संपादक हैं अभिनंदन सीकरी को ये संदेश भिजवाया कि उनसे मिलना चाहते हैं, तो अभी उनको बोला है, हमें बोला गया है कि आप यहाँ बाहर इंतज़ार करिए। ऐसे ही कुछ सर्वे हैं वो न्यूज़ क्लिक के दफ्तर में भी चल रहे हैं निधि, और न्यूज़ क्लिक के दफ्तर में पहले भी ईडी सर्वे कर चुका है और उसके बाद अब ये न्यूज़ लॉन्ड्री आज यहाँ पर भी सर्वे हुआ है। जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक न्यूज़ लॉन्ड्री में पिछले एक महीने पहले भी यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी आए थे और कुछ जानकारी की गई थी। और न्यूज़ लॉन्ड्री में जो हमारे लोग जिनसे हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि जो भी न्यूज़ लॉन्ड्री में पैसा आता है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आता है। वो लोग डोनेशन लेते हैं और सब कुछ वेबसाइट पर अवेलेबल है, उनके डोनर की जानकारी अवेलेबल है। तो फिलहाल इनकम टैक्स का ये सर्वे जारी है।
है। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 11:30 बजे से सर्वे जारी है, नजर बनाए रखें। तो देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे, यहाँ के किसानों की बात करेंगे। क्या यहाँ पर किसानों को कारोबारी धोखा दे रहे हैं, एक रिपोर्ट दिखाएंगे। देश की बात में खबर मध्य प्रदेश से। कुछ महीने पहले कई केंद्रीय मंत्रियों ने मध्य प्रदेश में पिंपरिया की खबर को ट्वीट किया। कहा कि नए कृषि कानूनों के तहत किसानों से धान खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले कारोबारी पर जुर्माना लगा, किसानों को न्याय मिला। लेकिन एनडीटीवी ने पड़ताल की तो पता चला कि मामला गलत था। अब उसी पिंपरिया में मूंग के किसानों के साथ धोखा हुआ है। किसानों को भुगतान के रूप में जो बैंक चेक दिए गए हैं वो बाउंस हो रहे हैं। सिंघोड़ा के रहने वाले विजय सिंह पटेल के पास 30 एकड़ जमीन है। कुछ दिनों पहले कुछ व्यापारी आए, उन्होंने 107 क्विंटल मूंग 6,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दी। 5.5 लाख रुपए का चेक मिला जो बाउंस हो गया। कई पैसा कुछ अब देंगे, वो चेक दे रहे हैं, चेक लगा देना। चेक दे गया, चेक हमने लगाए बैंक में, वो तो बाउंस हो गए। हमने लिखित आवेदन माननीय एसडीएम महोदय को दिया। अकेले सिंघोड़ा में लगभग 469 क्विंटल मूंग खरीदकर ठग चंपत हो गए। चेक दिया है और कुछ पैसे दिए थे, खाते में डाले थे कुछ। चेक का क्या हुआ? चेक लगा, चेक बाउंस हो गया सब। बाउंस हो गया। हाँ। फिर क्या किए तुमने? फिर अब जी शिकायतें करी और क्या। कहाँ की? तहसील में करी, थाने में करी। अभी तक तो कुछ नहीं हुई, हमारी समझ में नहीं आया कुछ अभी तक। हमारे पास 24 एकड़ जमीन है और 80 कुंटल ये चोरों ले गए। आधार कार्ड और ये पैन कार्ड बता के हम व्यापारी हैं और ये बैंक में रहते हैं, धंधा कर रहे हैं, पैसा को दोगुना कमा रहे हैं। तो हमने कहीं मंडी में तो सस्ती बिक रही 5,000, तो इनने 6,200 की हमसे तय कर ली। 6,200 में इनने ले गए। तो बा में और 2-4 जने हथबिन के साथ व्यापारियों ने चेक दो, तो हमें वो चेक लगा दो। तो अब वो अब बाउंस भी हो के पता नहीं लगो बा को। फिर क्या किए तुमने? तो गए बा घर है, ढूंढो करे बिन पता लगो कि जो तो बैंक मैनेजर नहीं है। किसानों का आरोप है कि ठगों ने इनकी मूंग ठग कर कारोबारियों को 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बेच दी। प्रशासन कह रहा है शिकायत मिली है, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है तो प्रशासनिक कार्रवाई इसमें की जाएगी, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। हमारे स्वास्थ्य ब्लॉक में भी करीब 20-22 किसान हैं। अभी तो 22 की हमारे पास सूची है। कितने लोगों को ये चंदा? और अभी जैसे ही ये मामला उठेगा तो जिन लोगों के साथ ठगी हुई है वो भी ऊपर आएंगे। कई लोग तो कह भी नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया। व्यापारी जिसने मूंग खरीदी है उसको भी ये सोचना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक लाइन में ये सब मिले जुले हुए लोग हैं। ये चोरी करके ला रहे हैं, ये माल खरीद रहे हैं। अब 63-6400 के भाव का माल अगर 5500, 5200, 5300 खरीद रहे हैं तो व्यापारी इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। कुछ महीने पहले पिपरिया में ही सरकार ने जोर शोर से प्रचार किया था कि जिन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर धान खरीदी में धोखा किया गया, उन्हें नए कृषि कानूनों के तहत न्याय मिला, कंपनी को सजा दी गई। लेकिन जब एनडीटीवी ने तफ्तीश की तो दावों की पोल खुल गई। जो अनुबंध बने थे उसमें कोई सील तक नहीं था। लगा हालात सुधर जाएंगे, लेकिन महीनों बाद भी इन मूंग के किसानों के साथ उसी इलाके में ठगी देखकर लगता है कुछ भी नहीं बदला। इस बार मूंग की एमएसपी है 7,196 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश सरकार अपने 306 खरीदी केंद्रों से 15 सितंबर तक लगभग 2.5 लाख क्विंटल मूंग खरीदेगी। लेकिन 1 एकड़ मूंग की बुआई, जुताई, कीटनाशक, मजदूरी सबका खर्चा जोड़ दें तो लगभग 8,000 रुपए प्रति एकड़ बैठता है। जबकि अगर सारी कमाई जोड़े तो लगभग उसे 15,000 से 17,000 रुपए 1 एकड़ में मिलेंगे। और इसी में उसे ब्याज, परिवार का खर्च से लेकर अगले सीजन की तैयारी करनी होगी। वैसे एक और बात कि इसमें हमने जो बारिश से उसका नुकसान होता है या फिर जो कई बार तुलाई केंद्रों पर जो उससे कमीशन मांगा जाता है उसकी रकम, ऐसी खबरों से हुए नुकसान की रकम को जोड़ा ही नहीं है। और ऐसे में अगर पिपरिया जैसी खबरें आ जाती हैं जहां पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों को ठगा गया है तो सोचिए अन्नदाता की मनोदशा क्या होती होगी।